सफर में धूप तो होगी, सफर में धूप तो होगी, जो चल सके तो चलो। बहुत है भीड़ में, बहुत है भीड़ में, तुम भी निकल सके तो चलो। यहां कोई किसी को रास्ता नहीं देता। प्यारे बच्चों, यहां कोई किसी को रास्ता नहीं देता। लोग गिराएंगे, तुम खुद संभल सके तो चलो। बच्चों, इस जीवन में हम अपने किस्मत के निर्माता खुद होते हैं। वी आर ओनली द क्रिएटर ऑफ आवर ओन डेस्टिनी। नोबडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर रिजल्ट। हमारी रिजल्ट के लिए कोई दूसरा रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। हम अक्सर ब्लेम देने लगते हैं, हमारी किस्मत खराब है, हमारा ये है वो है। ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसा बिलीव में, विश्वास करो, जिस दिन आपने ठान लिया ना कि हमें चलना है, अगल बगल वालों तो बहुत जल्दी रिएक्शन करेंगे। थोड़े से 4 नंबर कम आ गए, कहेंगे बिल्कुल बेकार हो गई। और थोड़े से ज्यादा नंबर आ गए, अरे वाह बहुत बढ़िया। हमें न तो बहुत अच्छी सफलता पे इतराना है और नहीं थोड़ा बहुत कम मार्क्स कभी आ गया तो अपने आप से निराश भी नहीं होना है। बस जीवन में सतत चलते रहें, प्रयास करते रहें। और गणित, मैथ्स इज फुल्ली डिपेंड ऑन द प्रैक्टिस। And practice means it's not matter that how much time you give for a study. Matter is that how much acceleration in your regular study. आप कितनी देर पढ़ाई करते हैं यह कोई मायने नहीं रखता, बल्कि आपकी पढ़ाई प्रतिदिन कितना इम्प्रूव होता है, इस बात से आपका लेना देना होना चाहिए। और ये इम्प्रूव कब होगा? जब आप कंटिन्यूटी रखेंगे। मुझे आप मान लो भूल जाना चाहो या किसी को याद करना चाहो, यह सिर्फ इसी बात पे निर्भर करता है कि हम प्रतिदिन इसका रिवीजन कितना करते हैं, मतलब बार बार हम इनको याद कितना करते हैं। मान लो आप हमारी वीडियो बार बार देख रहे हो, 2, 4, 10, 20, 50 वीडियो देखने के बाद आपको मेरा चेहरा याद हो जाएगा। आप बिल्कुल भी नहीं देख रहे हैं, किसी दिन मान लो सड़क किनारे एक बार मुलाकात हुई, अगले दिन से कभी नहीं देखा आपने। 2 साल के बाद अगर फिर मैं कभी रास्ते में दिखूं तो आपको समझ में भी नहीं आएगा कौन है। जैसे जन सामान्य होता है, साधारण आदमी होता है, उसी प्रकार तो किसी भी चीज को पूरी तरह से दिमाग में बिठाने के लिए हम लोग हवा बना लेते हैं कि अरे बाबा लर्न करना है। कुछ नहीं करना है, आप बस प्रतिदिन उसका रिवीजन करिए। जो प्रॉब्लम आपको परेशान किया ना कहीं से सॉल्यूशन मिला। अगर सॉल्यूशन मिल गया तो चाहे देख करके ही सही वो प्रॉब्लम करो। 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार जब देख के करोगे ना, 6ठी बार अपने आप याद हो जाएगा। मैथ्स इज फुल्ली डिपेंड ऑन द प्रैक्टिस एंड वी आर ओनली द क्रिएटर ऑफ आवर ओन डेस्टिनी। बार बार ये बात मैं क्यों कहता हूं? क्योंकि आप अपनी किस्मत के निर्माता खुद होते हैं। हमें पॉजिटिव सोच के साथ, पॉजिटिव अप्रोच के साथ प्रतिदिन अभ्यास करने की जरूरत है। फिर मैथ्स सबसे अच्छा फ्रेंड आपको लगेगा, सबसे अच्छा गेम आपको लगेगा। मैंने कितनी बार रिपीट किया है कि मैथ्स इज नॉट अ सब्जेक्ट, इट्स अ बेस्ट गेम। आओ हम लोग लीनियर इक्वेशन के पहले एक्सरसाइज को करते हैं। पिछले वीडियो में आपने देखा होगा हमने पूरा कॉन्सेप्ट किया है। तो एक बार फिर मैं मोहन सिंह अपने इस YouTube चैनल मोहन सिंह क्लासेस में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पूरी कंसंट्रेशन के साथ बैठिए और देखिए कितनी आसानी से सारे क्वेश्चन होते चले जाते हैं। चलो बच्चों, सबसे पहला जो है एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन है, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास X टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज। कोई कंपटीशन होगा, क्विज होगा, उसमें 10 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। कह रहा है नंबर ऑफ गर्ल इज 4 टाइम्स मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। 2 इक्वेशन मिल गया बेटा। क्या बोला है कि टोटल 10 बच्चे हैं। खूब ध्यान से कंसंट्रेटेड वे में देखो, टोटल बच्चे कितने हैं? 10। गर्ल्स और बॉयज 2 तरह के स्टूडेंट है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो एक के नंबर को आप x मान लो, एक के नंबर को y मान लो। तो सबसे पहले क्या लिखना है? लेट द नंबर ऑफ गर्ल बी x। माना कि लड़कियों की संख्या x है तो लड़कों की संख्या क्या होगा? देन नंबर ऑफ बॉय, चूंकि लीनियर इक्वेशन है और 2 वेरिएबल का है तो दूसरा वेरिएबल हमने लेना ही लेना है। हमने y ले लिया। अगर एक x है, मान लो लड़की x, लड़का को y से रिप्रेजेंट किया, तो दोनों के संख्या ऑलरेडी दिया हुआ है x प्लस वाई इक्वल टू 10। क्योंकि टोटल नंबर तो 10 है तो इक्वेशन बन गया ना पहला। बहुत सिंपल, कोई मुश्किल है क्या इसमें? नहीं। और दूसरा इक्वेशन के लिए कह रहा है कि इफ द नंबर ऑफ गर्ल इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉय, मतलब x इज इक्वल टू y से 4 ज्यादा।
मतलब गर्ल इज इक्वल टू 4 मोर देन द बॉय, और बॉय के नंबर को हमने y माना है ना बच्चों। तो प्यारे प्यारे बच्चों देखो, इस y को इधर ले आएंगे तो x माइनस वाई इक्वल टू 4 हो जाएगा, डॉट 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 डॉट, ये सेकेंड इक्वेशन, फर्स्ट तो यहाँ था ये। अब क्या कह रहा है कि इसको हमने कैसे, एंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली इसको सॉल्व करना है। तो कॉन्सेप्ट क्लास में हम लोगों ने सीखा है ग्राफिकली कैसे सॉल्व करते हैं। इससे x प्लस वाई से हम एक टेबल बना लेंगे, सॉरी इक्वल टू 10 है ना बच्चों। तो यहां पर x ले लो, यहां पर y ले लो, कम से कम 2 सॉल्यूशन होना चाहिए। आप 3 भी ले सकते हैं, 3 सॉल्यूशंस भी ले सकते हैं। x और y दोनों मिला के 10 है ना बेटा, तो इस तरह करो, यहाँ पे अगर हमने 4 कर दिया तो इसको 6 करना पड़ेगा क्योंकि दोनों मिला के 10 हो जाए। यहाँ पर अगर हम 6 करेंगे तो इसे 4 करना पड़ेगा, दोनों मिला के 10 हो जाए। यहाँ पर अगर हमने 8 किया तो इसको 2 करने से ही काम चल जाएगा, जिससे दोनों मिला के 10 हो जाए। अब दूसरा इक्वेशन फिर से हम यहाँ लिख लेंगे कि x में से y गया तो 4 हुआ, तो x माइनस वाई इक्वल टू 4 है दूसरा इक्वेशन है। देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पे कम से कम हम 2 सॉल्यूशन लेंगे। हमने यहाँ 3 सॉल्यूशन लिया, 1 2 3 सॉल्यूशन, यहाँ भी 3 सॉल्यूशन ले लेते हैं x और y, ठीक है। तो इन्होंने बोला है कि x का वैल्यू जो है y से 4 ज्यादा होगा, तो y का जो भी वैल्यू लोगे, मान लो 0 लिया तो 0 से 4 ज्यादा 4, अगर ये हमने 2 ले लिया तो 2 से 4 ज्यादा 6, ये हमने अगर 4 ले लिया तो 4 से 4 ज्यादा 8, तो ये 2 हमारे पास टेबल बन गए। अब हम क्या करेंगे, एक ग्राफ बनाएंगे। अब बोर्ड पे देखो, जैसे हो पाएगा वैसे ही करूंगा, है ना, जितना पॉसिबल है, क्योंकि पूरा वो तो संभव है नहीं और स्मार्ट बोर्ड है नहीं कि पूरा का पूरा ग्राफ हम उस पर क्लिक करके ले आएंगे। तो आप लोग समझिए, समझने वाले बच्चे कैसे भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ध्यान दो, हम इस पर अब नेमिंग करेंगे, क्योंकि x 8 तक गया है, इतने में ही हमने 8 लेना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इतना ले लेते हैं हम, और यहाँ लिखेंगे x। अब देखो, यह इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए आपके ग्राफ पे, इतना ध्यान रखने की बात है, ठीक है। एग्जैक्ट इक्वल होना चाहिए, लिख दो 1 2 3 4 5 6 7 8, और हमने नेगेटिव लिया ही नहीं क्योंकि कंट्रीब्यूशन नेगेटिव में हो ही नहीं सकता। फिर भी 1 2 चाहो तो तुम लिख सकते हो, -1 -2, यहाँ पर y डैश, यहाँ पर x, यहाँ पर x डैश, और ऊपर में y रहेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 ले लिया, और यहाँ कर दिया y, यहाँ पर y डैश। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, y को थोड़ा छोटा कर देता हूं इसका, ठीक। तो यह हमने लिख दिया, पहला 4 और 6 है बेटा, x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू इसके साथ साथ यहाँ पर 6, लगभग a आया, ठीक। दूसरा इसमें है 6 और 4, x अगर 6 होगा तो y हो जाएगा 4, मतलब करीब करीब यहाँ। तीसरा वैल्यू कह रहा है 8 और 2, अगर x 2 है तो x 8 है तो y सिर्फ 2 होगा यहाँ पर। तो यह हमारे पास एक बन जाएगा बेटा ग्राफ, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे इस तीनों नंबर को ऐसे, यह एक ग्राफ बन जाएगा, एक लाइन बन जाएगा। दूसरा लाइन में है 4 और 0, x यदि 4 है तो y 0 यहीं पे होगा, x यदि 6 है तो y 2 होगा, x 6 है तो y 2 यहाँ पर आएगा, ठीक है बच्चों। x यदि 8 है तो y 4 आएगा, 8 है तो 2 और 2 4 यहाँ पे इसके आसपास आएगा। तो हमारा दूसरा ग्राफ बन जाएगा ऐसे, दूसरा ग्राफ नहीं, दूसरे इक्वेशन का ग्राफ। तो दोनों जहां इंटरसेक्ट कर रहा है, देखो दोनों यहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है, यहां पर जो x का वैल्यू है वो x होगा, y का वैल्यू जो यहां पर है वो y होगा। तो x का वैल्यू यहां 7 है, मतलब x इक्वल टू नंबर ऑफ गर्ल इक्वल टू 7 आ गया ना। अब यहाँ y का वैल्यू देखो इस तरफ, y इक्वल टू नंबर ऑफ बॉय इक्वल टू 3, और ये हो गया आपका आंसर ग्राफिकली, ठीक है प्यारे बच्चों। तो समझ में आई ना, इस तरह से हम करेंगे और वैल्यू निकाल लेंगे। चलो इसको मिटाता हूं, दूसरा क्वेश्चन करते हैं, इसी का सेकंड पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था ये,
ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट ये था और फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट अब हम करने जा रहे हैं। तो ध्यान से समझिए, अगर कंसंट्रेटेड वे में देखेंगे तो समझने में कोई परेशानी नहीं होगी और धीरे धीरे मैथ्स की जो फोबिया है वो खत्म होती चली जाएगी। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ध्यान से देखना है बस, और कुछ नहीं करना, बस अपनी कंसंट्रेशन यहाँ देनी है। और कंसंट्रेशन आप देंगे तो खुद रियलाइज करेंगे कि मैथ्स में डरने नाम की कोई चीज नहीं है। इस ग्राफ को रहने दो, क्योंकि यहाँ भी जो है ना ग्राफ ही बनाना है हमने, तो बना लेंगे ना। जब यहाँ भी ग्राफ ही बनाना है तो इसको क्यों हटाऊं, तो इसको रहने दो। इक्वेशन लेते हैं, इसमें इक्वेशन है बेटा 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50। 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स, तो हम क्या करेंगे, हम मानेंगे लेट द नंबर ऑफ पेंसिल बी x, और इसी तरह पेन को हम मान लेंगे y। तो कह रहा है कि 7 पेंसिल एंड 5 पेंसिल एंड 7, 5x लिखेंगे प्लस 7y, क्योंकि 7 पेन है ना बच्चा, इन दोनों का कॉस्ट है 50। और इसे भी ग्राफिकली करना है तो हम इसको भी करते हुए ही चलेंगे। ठीक है, 5x इक्वल टू 50 माइनस 7y हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो x हो जाएगा 50 माइनस 7y बाई 5। यहां पर वैल्यू लेंगे x और y का, कम से कम मैंने बोला था ना 2 वैल्यू लेने होते हैं, क्योंकि 2 वैल्यू लोगे तभी स्ट्रेट लाइन बनेगा। समझ गए ना, कम से कम 2 वैल्यू, अगर बहुत ज्यादा नहीं मिल रहा है तो 2 वैल्यू से भी हम काम चला सकते हैं, x का और y का। तो पहले इक्वेशन के अकॉर्डिंग ये हो गया। ठीक है बच्चों, तो मान लीजिए यहां पर y का वैल्यू हम मानेंगे, y को अगर हमने 0 मान लिया तो क्या होगा, देखो 7 इंटू 0, 7 है, 0 का 0 ही हो जाएगा सीधे। 50 डिवाइडेड बाई 5 इज 10, तो 10 0 हो गया ना। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो पहला हमने 0 मान लिया y का। दूसरा यदि हम 5 मान लेंगे y को, तो y 7 इंटू 5 35, और 50 माइनस 35, 50 माइनस 35 15 हो जाता है ना। 15 जब 5 से डिवाइड होगा तो 3 बनेगा। ये दो चीजें हमने ले लिया, 10 0 3 5। तो सबसे पहले यहाँ तो 8 तक ही है, इसको थोड़ा और एक्सटेंड करना पड़ेगा, 9 10 10 0। ये हो गया पहला पॉइंट 10 0 का। और दूसरा पॉइंट है बच्चा 3 5 का, x पे 3 और y पर 5। ठीक, तो करीब करीब ये पॉइंट हो गया। और स्केल की हेल्प से, मेरे पास है कोई स्केल नहीं है, चलो कोई नहीं, अभी नहीं है, ढूंढने जाऊंगा तो और ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो सीधे हम इसको हाथ से ही कर लेते हैं जितना हो पाता है। तो एक तो यह लाइन बन गया हमारा, जिसमें 10 0 है और दूसरा पॉइंट है 3 5। ठीक है प्यारे बच्चों, ए हो गया पहला। यहां रे लगाना भी जरूरी है, दोनों तरफ रे लगा दिया हमने। इसके बाद दूसरा इक्वेशन हम लेंगे। दूसरा इक्वेशन हमारे पास है 7 पेंसिल एंड 5 पेन टुगेदर कॉस्ट 46। 7 पेंसिल मतलब अब 7x हो जाएगा प्लस 5y। ठीक, ये सेकेंड इक्वेशन से इक्वल टू 46। ठीक है बच्चों, तो 7x इक्वल टू 46 माइनस 5y, तो x इक्वल टू 46 माइनस 5y बाई 7 कर देंगे। यहां भी कम से कम 2 वैल्यू हम हर जगह लेंगे, वैसे 3 जहां आसानी से मिल जाता है हम 3 लेते हैं, अधिक से अधिक 3 वैल्यू, कम से कम 2 वैल्यूज। ठीक है बच्चों, तो इतना ध्यान रखना है। 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 46। ठीक है बच्चा, तो मान लो यहां पर हम सबसे पहले 5 लें, मानते हैं y को, तो 5y है ना, 5 5 25, 46 में से 46 में से 25 जाएगा तो बनेगा 21, 21 डिवाइडेड बाई 7 इज 3। पहला वैल्यू हमें मिल गया 3। अब दूसरा वैल्यू हम सोचते हैं, दूसरा वैल्यू जो 7 से कट जाए, 46 0 0, तो 46 7 से नहीं कटेगा, -1 तो -5, -41 भी नहीं कटेगा, -2 तो 10, 46 अगर -2 ले ले हम तो क्या होगा बच्चा, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा और ये बन जाएगा 56, है ना, 46 प्लस 10।
तो 56 बन जाएगा। 56 7 से डिवाइड होता है, 7 अट्ठे 56, 7 8 जा 56, तो यहां पर 8 बन जाएगा। ये 2 पॉइंट मिला हमने, पहला 3 और 5 मिला। 3 यहां है तो 5 कहां होगा, 5 यहां होगा, 3 5, तो यही पॉइंट मिल गया पहला। और दूसरा पॉइंट है 8 8 एंड -2, 8 एंड -2 करीब करीब यहाँ, तो 8 -2, तो बच्चों ये लाइन ऐसे जाएगा, ये लाइन ऐसे जाएगा, हम ड्रॉ कर देंगे इसको दोनों को। तो दोनों जहां पे कट हो रहा है ना, वही है हमारा वैल्यू। तो इस इक्वेशन का वैल्यू हो जाएगा x इक्वल टू नंबर ऑफ पेंसिल, सॉरी कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल। कॉस्ट पूछ रहा है ना, 7 पेंसिल एंड 8 पेंसिल। x इक्वल टू नंबर ऑफ पेंसिल, नंबर ऑफ पेंसिल तो 5 है, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, कॉस्ट यहां भी गलत किया है बेटा हमने, इसको सही कर लो। नंबर तो ऑलरेडी दिया ही है, 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स, तो पेंसिल का नंबर तो 5 है ही, तो यह लेट द नंबर नहीं, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन। तो यहां पर कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज इक्वल टू ₹3, और y का वैल्यू यहां कितना है, दिस, और y इज इक्वल टू हमने माना था कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज इक्वल टू ₹5। क्लियर है ना। तो एक ग्राफ जब आपके पास एक्चुअल ग्राफ होगा, उसमें स्केल से एक्चुअल डिस्टेंस लोगे तो बिल्कुल एक्चुअल आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। तो इससे घबराना नहीं है, मैं अभी बोर्ड पे कर रहा हूं, वो भी बिना स्केल का कर रहा हूं, तो हमारा जो वैल्यू आ गया उसे ध्यान में देनी है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलें अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। मिटा दूं इसको, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 पे सिर्फ रिलेशंस है। रिलेशंस हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा है ना, A1/A2, B1/B2, C1/C2 वाला रिलेशन पढ़ा हुआ है। उसी सारे रिलेशन का यूज करके यहाँ फटाफट सारा क्वेश्चन कर डालना है हमें। सबसे पहला क्वेश्चन है बेटा 4 5x, देखो A1/A2, B1/B2, C1/C2 से हमें कई इक्वेशंस दिए हुए हैं, और उससे हमें बताना है कि किस तरह के लाइन है, लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट, पैरेलल और कोइंसिडेंट। सबसे पहला देखो इसका सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट में है 5x - 4y इक्वल टू 8 इक्वल टू -8। कोई प्रॉब्लम नहीं, +8 इक्वल टू 0 है, तो 8 को उस तरफ ले जाएंगे तो -8 हो जाएगा। वो भी ले जाने की क्या जरूरत है, नीचे वाला जो इक्वेशन है उसमें भी 7x + 6y - 9 है ना, तो इसे भी इस तरफ रखो और 8 को भी इस तरफ रखो। तो कॉन्सेप्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि दोनों अगर एक ही तरफ है तो कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ ये देखना है कि 5/7 क्या, 5/7, दूसरा है -4/6 -4/6, एंड तीसरा है 8/-9 8/-9, सिर्फ इतना देखना है। तो जब हम देख रहे हैं कि 5/7 इज नॉट इक्वल टू 4/6, यह 4/6 के इक्वल है ही नहीं, क्योंकि इसको सिंपलेस्ट भी करेंगे तो 2/3 बन जाएगा। सो 5/7 इज नॉट इक्वल टू 2/3, तो इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट, खत्म। इसी तरह सेकंड देखो, अगर यह इक्वल होता तब हम C1/C2 को देखते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, तो C1/C2 को देखना ही नहीं है। हम लोगों ने पढ़ा है ना पिछले वीडियो में, सब तो आता ही है, तो क्यों देखूं, सीधे इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट। दूसरा में देखो 9/18, सेकेंड इक्वेशन है A1/A2 इक्वल टू 9/18 एंड B1/B2 ऐसे भी लिख सकते हैं हम, जरूरी नहीं है कि एक ही लाइन में लिखें। B1/B2 इज 3/6, 3/6, 9/18 इज 9 1 जा 9, 9 2 जा 18। इसी तरह 3/6 भी 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 एकम 3, 3 दूना 6, यह भी 1/2 हो गया।
तो b1 अपॉन b2, अब a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 दोनों इक्वल हो गया, इसलिए c1 अपॉन c2 को भी देखना है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब c1 अपॉन c2 क्या हो रहा है, 12/24, जिसको 12 का टेबल आता है तो सीधे 12 एकम 12, 12 दूना 24, जिसको नहीं आता है छोटा छोटा से कट करेंगे, 2 से करो, 3 से करो, 4 से करो, जैसे भी, यह भी हो गया 1/2। लिखोगे हेयर a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। और कौन बताएगा, जब तीनों ही इक्वल होता है तो क्या होता है, तब ये होता है कोइंसिडेंट लाइंस। क्लियर? तो कोई भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान चीज है। अब इसका थर्ड पार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों ध्यान से देखो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि समझ में नहीं आए। अगर हमने समझने का प्रयास किया तो समझ में नहीं आए, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, ए है हमारे पास इक्वेशन 6/2, 6/2 लिख दो, a1 अपॉन a2 इक्वल टू 6/2, दिस इज इक्वल टू 3/1, या सिर्फ 3 भी लिख सकते हैं हम। b1 अपॉन b2 इक्वल टू, देखो -3/-1, -3/-1, माइनस माइनस कट गया, ये भी 3 हो गया। और c1 अपॉन c2 इज 10/9, c1 अपॉन c2 इज 10/9, ये नहीं कटेगा, इट इज इन सिंपलेस्ट फॉर्म। तो क्या दिख रहा है हमें, बिल्कुल ध्यान दो, क्या दिख रहा है बच्चों, दिख रहा है a1 अपॉन a2 तो इक्वल है b1 अपॉन b2 के, है ना, लेकिन यह c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं है। तो जब a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल हो और c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं हो, उस कंडीशन में पैरेलल लाइन होता है। पढ़ा है ना, बस खत्म। कौन सा कोई मुश्किल काम है, नहीं ना, बस सिर्फ हम शांत माइंड में बैठेंगे, माइंड में कोई हौच पौच नहीं हो, किसी तरह की कोई समस्या नहीं आएगी मैथ्स में पढ़ने में। ठीक है, क्योंकि माइंड कंसंट्रेट होगा, अगर पढ़ाई का मूड होगा तभी हम मैथ्स कर पाएंगे, ये तो आप लोगों को पता ही है। ठीक, तो संभल सके तो चलो, और क्यों नहीं संभल पाएंगे, बिल्कुल संभल पाएंगे, क्योंकि जो बच्चे बहुत अच्छा करते हैं वो भी तो हमारे ही समाज से होते हैं। ऐसा तो नहीं है कि स्कूल में आ जाते हैं हमारे पास और इसके बाद किसी दूसरी दुनिया में चले जाते हो, ऐसा है क्या, नहीं ना, वो भी हमारे ही समाज का है, उसको भी वही सारी फैसिलिटीज है, तो हमें भी वही सारी फैसिलिटीज है, तो हम वो क्यों नहीं कर सकते जो वो कर रहे हैं। और ऐसा कैसे हो सकता है कि उनका माइंड बहुत तेज हो, मेरा माइंड बहुत वीक हो। जब एक ही इन्वायरमेंट में पलते बढ़ते हैं तो दिमाग से ये सारी फितूर निकाल करके समझने के प्रयास करें। आगे है देखो, ऑन कंपेयरिंग the ratio a1 upon a2 b1 upon b2 c1 upon c2 find out whether the following pair of linear equation are consistent and inconsistent। ये भी सिंपल ही है, कोई बहुत बड़ा चीज है नहीं। पहला है 3x plus 2y equal to 5 and 2x minus 3y equal to 7। तो क्लियर हमें दिख रहा है a1 upon a2 equal to 3/2 and b1 upon b2 equal to तरीके 2/-3। हाँ, पहले आप देखिए, मैं सीधे ऐसे कराता हूं ना, आप इस इक्वेशंस को लिख लिया करेंगे 3x plus 2y, नहीं तो जैसे अभी मुझे थोड़ी सी झल्लाहट हुई ना, आपको भी होगी, क्योंकि एक ही लाइन में दोनों इक्वेशन दे दिया है। अब एक ही लाइन में ऊपर नीचे लिखा हुआ हो तब तो आसानी से देख लो, एक ही लाइन में दे दिया है तो थोड़ी सी कंफ्यूजन होने की संभावना है। 3x plus 2y equal to 5 and second equation 2x minus 3y is equal to 7। देख रहे हो, मैं बिल्कुल भी कोई इस तरह नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल प्रैक्टिकल, इस तरह से प्रैक्टिकल वे में हो जाएगा। a1 upon a2 is 3/2 and b1 upon b2 is 2/-3 as
A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, तो और कुछ कहना ही नहीं है, सीधे लिख दो कंसिस्टेंट। यही होता है ना, C1 अपॉन C2 नहीं देखना है। अब बी पार्ट देखो बच्चों, बी पार्ट है ना, बी पार्ट नहीं, इसमें देखो क्वेश्चन जैसे लिखा हुआ हो ना फर्स्ट सेकंड, उसी तरह हम सॉल्यूशन भी लिखेंगे फर्स्ट सेकंड करके। क्वेश्चन में ए बी लिखा हुआ है तो हम ए बी करके ही सॉल्यूशन करेंगे। इज इट क्लियर? सेकंड देखो 2x माइनस 3y इक्वल टू 8, अब बिल्कुल भी गलती नहीं करेंगे, 2x माइनस 3y इक्वल टू 8 यही लिखेंगे जैसे लिखा है। 4x माइनस 6y, 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 9। अब आप देखिए ध्यान से, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू 2/4, कट करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 1/2 हो जाएगा, 1/2। इसी तरह B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू -3/-6, इसे भी कट कर देंगे, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 1/2 हो जाएगा। और C1 अपॉन C2 करेंगे यहाँ 8/9, तो ए सिंपलेस्ट फॉर्म में ही है, तो लिखेंगे एज A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2, लेकिन इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो बताओ क्या होता है ये, जब ये दोनों इक्वल है, तीसरा भी इक्वल होता तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होता, लेकिन कंसिस्टेंट होता। A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 के इक्वल नहीं है, सॉरी है, और C1 अपॉन C2 के इक्वल नहीं है, तब यह नो सॉल्यूशन आता है, मतलब कि यह इनकंसिस्टेंट। ये क्या होगा? इनकंसिस्टेंट होगा। तो समझने में कोई मुश्किल है क्या? नहीं ना। चलो प्यारे बच्चों, आगे क्वेश्चन देखते हैं हम। थर्ड का 2 पार्ट हो गया, थर्ड का तीसरा पार्ट देखो कितना आसान है, आसानी से होता चला जा रहा है सारी चीजें। थर्ड पार्ट में देखिए क्या है, थर्ड पार्ट का क्वेश्चन है 3/2x प्लस 5/3y, 3/2x प्लस 5 पता नहीं कोई ला के रख दिया होगा, चलिए नहीं रहा था। एनीवे 3/2x प्लस 5/3y इक्वल टू 7। और दूसरा इक्वेशन है हमारे पास बेटा 9x माइनस 10y इक्वल टू 14, 9x माइनस 10y इक्वल टू 14। ठीक है, तो भारत के भविष्यों ध्यान से देखो, कोई डिफिकल्टी नहीं है। देखो A1 अपॉन A2 इक्वल टू 3/2 अपॉन 9, मतलब यहीं पे इंटू 9 कर दो, 3 तिया 9, तो 1/6 बन गया। फिर B1 अपॉन B2 इक्वल टू 5/3 है ना, 5/3 और इंटू कर देना है -10। अब देखो ध्यान से, आगे कुछ नहीं करना, 5 दूना 10 तो हो गया, 5 2 10, मतलब 1/-6। लेकिन बुद्धू बना रहा है, क्या कर रहा है? बुद्धू बना रहा है। यहाँ यही क्वेश्चन है ना बच्चों, हाँ बुद्धू बना रहा है। और बुद्धू बनाने की बात तो छोड़ो, इसके आंसर्स लिखने वाले जो बैक में आंसर लिखा है ना, वो भी बुद्धू बन गया है बेटा। 1/6 इज नॉट इक्वल टू 1/-6। क्लियर हमारे बुक में लिखा है, एक में पॉजिटिव साइन है यहाँ, और यहाँ नेगेटिव साइन है। हमारे बुक में जो बिल्कुल लेटेस्ट एडिशन है ये लिखा है। किसी और बुक में अगर यहाँ भी माइनस हो, यहाँ भी माइनस हो, या यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस हो, तब तो ये कंसिस्टेंट हो सकता है, नहीं तो हमारे में A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। ठीक है, अब हम देखेंगे C1 अपॉन, यहाँ जब नॉट इक्वल हो गया ना बेटा, तो आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। जब नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 है तो सिंपल सी बात है, यह इंटरसेक्टिंग लाइन होगा, तो यहीं पे लिख दो सो इट इज कंसिस्टेंट। ध्यान देना, 5 -5 के इक्वल नहीं होता, 10 -10 के इक्वल नहीं होता, 2 इज नॉट इक्वल टू -2। सिमिलरली 1/6 इज नॉट इक्वल टू -1/6। करेक्ट, हाँ -1/6 ही हुआ ना, नीचे माइनस साइन हो या ऊपर माइनस साइन हो, फाइनल वैल्यू तो इसका नेगेटिव ही है, इतना ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये बुद्धू बनाने के लिए दिया है कि बच्चे सोच ले ये दोनों इक्वल है, नॉट इक्वल। जब नॉट इक्वल तो ये कंसिस्टेंट होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखो, फोर्थ पार्ट।
चौथे पार्ट में क्या है, चौथे पार्ट में क्वेश्चन है 5x माइनस 3y इक्वल टू 11, 5x माइनस 3y इक्वल टू 11, और दूसरा इक्वेशन है मेरे बच्चों माइनस 10x प्लस 6y, माइनस 10x प्लस 6y इज इक्वल टू कहाँ गया यहाँ -22, -22, 11 माइनस नहीं है ना, नहीं है। ओके, तो a1 अपॉन a2 क्या बना 5/-10 है ना, तो यहाँ माइनस है तो 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 मींस इट इज -1/2। ध्यान देना, ये थोड़ा सा अच्छा मेथड होता है कि जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर किसी एक ही में माइनस है ना, तो हम न्यूमरेटर में माइनस लें तो कंफ्यूजन खत्म हो जाती है, क्योंकि ओवरऑल इसका वैल्यू नेगेटिव हुआ। सिमिलरली b1 अपॉन b2 इक्वल टू -3/6, तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, दिस टू आर इक्वल। अब जब a इक्वल हो गया तब हमने c1 अपॉन c2 को भी देखना है, और c1 अपॉन c2 11 अपॉन -22 ये भी हो गया -1/2। अब तीनों ही इक्वल हो गया, लिखोगे एज a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। हम लोगों ने क्या पढ़ा है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन है ना, और सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट हुआ, तो ये क्या लिखेंगे हम, कंसिस्टेंट। ठीक है, यह कंसिस्टेंट हो गया। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे, और क्वेश्चन नंबर 5 क्या बनेगा देखो, क्वेश्चन नंबर 5 है 4/3x, 4/3x प्लस 2y इक्वल टू 8, प्लस 2y इक्वल टू 8, एंड दूसरा इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल टू 12, 2x प्लस 3y इक्वल टू 12, यही है ना। तो यहाँ a1 अपॉन a2 बना मेरे प्यारे बच्चों 4/3, और नीचे में ही डिनोमिनेटर ही 2 हो जाएगा, 2 2 जा 4 बन गया 2/3, 2/3। क्लियर ना। b1 अपॉन b2 ये क्लियर ही दिखा रहा है 2/3, एंड c1 अपॉन c2 ये क्या है 8/12, तो 4 दूना 8, 4 तिया 12, ये भी 2/3 हो गया। वही सेम कंडीशन एज a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो जब तीनों ही इक्वल हो गया प्यारे बच्चों, तो यह भी इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, लेकिन हमें तो बताना है कंसिस्टेंट है कि नहीं है, तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन में भी सॉल्यूशन तो है ही, तो कंसिस्टेंट हो गया। सिंपल ना, बिल्कुल प्रॉपर अप्रोच में करते रहो, नथिंग इज डिफिकल्ट, इम्पॉसिबल की तो बात ही नहीं होता। ठीक है, समझ में आ रही है क्या, समझ में आ रही है तो ध्यान से पढ़िए, कंटिन्यू रहिए, रोज पढ़ते रहिए। नहीं समझ में आ रही है तो एक बार और ठंडे दिमाग में पॉजिटिव अप्रोच के साथ देखेंगे इसको। ठीक है बच्चों, पॉजिटिव अप्रोच के साथ देखेंगे तो आसानी से समझ में आएगी। फोर्थ में which of the following pair of linear equation are consistent and inconsistent? If consistent, obtain the solution graphically. graphically तो बार बार चलो बनाएंगे, देखते हैं। फोर्थ का पहला पार्ट है बच्चों x plus y is 5 and 2x plus 2y is 10, x plus y is 5 and 2x plus 2y is 10। देखो जहां पर नंबर नहीं दिया है का मतलब यहाँ एक है, तो a1 अपॉन a2 इक्वल टू 1/2, b1 अपॉन b2 इक्वल टू 1/2, c1 अपॉन c2 इक्वल टू 5/10। ये भी कट के बन गया 5 एकम 5, 5 दूना 10, 1/2। सो ये कंसिस्टेंट है, और जब कंसिस्टेंट है ना बच्चा, तब इसको ग्राफिकली हमने रिप्रेजेंट करना है। ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने का मतलब एक टेबल ले लो, ज्यादा नहीं लेंगे, बस 2 पॉइंट लेते हैं x और y, और x प्लस वाई इक्वल टू 5 है ना, x प्लस वाई। और एक चीज और ध्यान दो, जब तीनों ही इक्वल है तो कंसिस्टेंट तो है, लेकिन इट हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन,
और मिनी सॉल्यूशन कब होगा, जब या तो ग्राफ हमारा ऐसे बने जिगजैग टाइप कई जगह पे कटे, या फिर एक के ऊपर ही दूसरा लाइन हो, है ना। ऐसा भी हो सकता है एक ही लाइन के ऊपर दूसरा लाइन आ गया तो भी मिनी सॉल्यूशंस हो गए। तो एक्स वाई देखेंगे सबसे पहले कि ये दोनों कट होकर के 5 आ गया, तो एक का वैल्यू अगर रखेंगे 2 तो दूसरा 3 होगा, एक का वैल्यू अगर रखेंगे 1 तो दूसरा 4 होगा, या एक का वैल्यू रखेंगे 4 तो दूसरा 1 होगा, ऐसा ही ना। तो एक तो ये बन गया। दूसरा यहाँ भी वही चीज है, यहाँ पर भी जब दूसरा भी लेंगे हम तो देखो क्या दिया है, 2x प्लस 2y इज 10। जब 2x प्लस 2y इक्वल टू 10 में से 2 अगर हम हर जगह कॉमन लेंगे तो x प्लस वाई इक्वल टू 5 बनेगा ना, क्योंकि यहाँ भी कट गया। तो यह भी यही सॉल्यूशन है, 2 3 4 1 हो सकता है। आप दूसरा चाहें तो ले सकते हैं, 4 1 नहीं लेकर के इसको 1 4 भी ले लो, क्योंकि दोनों का सम यही हुआ। और यहाँ पर तुम 3 ले सकते हो तो ये 2 हो जाएगा। लेकिन आपके पास जो ग्राफ बनेगा ना बच्चा, यह एक के ऊपर दूसरा ही रहेगा, 1 2 3 4, ऊपर में 1 2 3 4, ध्यान दो 2 और 3 है, 2 यहाँ और 3 यहाँ, ठीक। तो एक तो यह पॉइंट हो गया 2 3, दूसरा पॉइंट 4 1, यह पॉइंट हो गया 4 1। इसका जब हम ग्राफ बनाएंगे ना प्यारे बच्चों तो इस तरह का ग्राफ आएगा। अब ये दूसरे सॉल्यूशन में 3 2 है, 3 यहाँ है तो 2 यहाँ है, तो यह पॉइंट हो जाएगा 3 2। और ये 1 4 है, अगर 1 लेंगे हम यहाँ तो ये गलत ग्राफ आ रहा है, ये यहाँ पर ऐसे जाएगा स्ट्रेट लाइन, ठीक। 4 1 4 अगर हम लेंगे तो ये यहाँ पर पॉइंट आएगा 1 4। तो एक लाइन के ऊपर ही दूसरा लाइन ड्रॉ हो रहा है, तो आप लिखेंगे इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। करेक्ट। तो पहला वाला इस तरह से कंसिस्टेंट तो है, लेकिन इसमें फिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस नहीं है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो इसका सेकेंड पार्ट करते हैं हम। अगर कंसिस्टेंट है तभी ग्राफ बनाना है, इनकंसिस्टेंट है तो ग्राफ नहीं बनाना, इतना ध्यान रखेंगे। करेक्ट। तो आगे चले, चलो फटाफट कर लेते हैं सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में बच्चा इक्वेशन है हमारे पास x माइनस वाई इक्वल टू 8, x माइनस वाई इक्वल टू 8, और दूसरा इक्वेशन है 3x माइनस 3y इक्वल टू 16, 3x माइनस 3y इक्वल टू 16। अब देखो a1 अपॉन a2 1/3, b1 अपॉन b2 -1 बाई -3, मतलब माइनस माइनस करके a भी 1/3, एंड c1 अपॉन c2 इक्वल टू 8/16, 8 एकम 8, 8 दूना 16, 1/2। तो यहाँ क्या दिख रहा है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। बार बार बताना नहीं पड़ेगा ना बेटा, जब a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, इट मीन्स ए इनकंसिस्टेंट। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो समझने में कोई दिक्कत नहीं। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, 2x प्लस वाई। अगला क्वेश्चन है हमारे पास बेटा 2x प्लस वाई इक्वल टू 2x प्लस वाई इक्वल टू 6। इस तरफ भी रख सकते हो, क्या प्रॉब्लम है, 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसा ही रहने दो। और 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, 4x माइनस 2y, 4x माइनस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। ठीक है प्यारे बच्चों, अब ध्यान दो, ये थर्ड पार्ट है हमारे पास। तो थर्ड पार्ट में भी जब इस इक्वेशन में हम 2 कॉमन ले लेंगे ना तो ये बन जाएगा 2x माइनस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। करेक्ट। 2 से 2 कैंसिल, क्योंकि उधर जाके 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा या 0 के साथ डिवाइड होगा, कटना ही है अल्टीमेटली। ठीक, तो दोनों इक्वेशन सेम ही है, तो ऑब्वियस सी बात है इसमें a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2
इक्वल टू C1/C2। सो और ये सारे हो जाएंगे 111, ठीक। सो कंसिस्टेंट और कंसिस्टेंट विथ इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। और इसका भी ग्राफ बना लेना खुद ही, क्योंकि इस पर भी एक लाइन के ऊपर ही दूसरा लाइन भी आएगा, तो इसमें भी कोइंसिडेंट लाइन बोलेंगे इसको, और इसका इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन आएंगे। ठीक है बच्चों, तो बड़ी आसानी से इसकी ग्राफ बनेगा। हम लोग क्वेश्चन 4 करते हैं, क्योंकि मैं प्रयास करता हूं इसी आधा घंटे 40-45 मिनट में ये एक्सरसाइज खत्म हो जाए। 2x minus 2y minus 2 इक्वल टू 0, 2x minus 2y minus 2 इक्वल टू 0। सब में से अगर हम 2 कॉमन ले लेंगे तो x minus y minus 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, ये 2 कैंसिल हो जाता है, इस तरफ जा करके 0 के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो पहला इक्वेशन तो हमारे पास ये मिल गया। दूसरा इक्वेशन लो बच्चे, 4x minus 4y minus 5 इक्वल टू 0, 4x minus 4y minus 5 इक्वल टू 0। इसमें से कोई कॉमन नहीं ले सकते हैं, क्योंकि तीनों ही में कोई कॉमन नहीं है। तो हमारे पास a1/a2 इक्वल टू 1/4 आ गया, b1/b2 इज ऑल्सो इक्वल टू 1/4 आ गया, क्योंकि -1/-4 है, तो माइनस माइनस कैंसिल होके 1/4 आ गया। लेकिन c1/c2 इक्वल टू -1/-5 है बेटा, तो 1/5 हो गया। तो हम देख रहे हैं कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक है प्यारे बच्चों, तो याद है ना आप लोगों को एक कंडीशन, a1/a2 b1/b2 के इक्वल हो और c1/c2 के इक्वल नहीं हो तो नो सॉल्यूशन होगा। अगर ए भी इक्वल होता तब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होता और एक कंसिस्टेंट होता, तो यहाँ पे हम लिख देंगे नो सॉल्यूशन। और जैसे ही नो सॉल्यूशन हो जाएगा तो हमें फिर इसकी सॉल्यूशन फाइंड करना ही नहीं है। जब इसकी सॉल्यूशन ही नहीं है तो क्या फाइंड करना है? इज इट क्लियर? तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 के सारे क्वेश्चन समझ में आ चुकी होगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहे हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, ध्यान से देखो। हमारे भारत के भविष्यों सब कुछ मेहनत पर ही आधारित है, और जब सब कुछ मेहनत पर ही आधारित है तो हम मेहनत क्यों न करें? क्यों न एक बार प्रयास करके देखें, कोशिश करके तो देखो, निश्चित ही सफलता मिलेगी। पहले ही से सोच के बैठ जाएंगे हमारी समस्या क्या है, हमने पढ़ाई के लिए बुक खोला नहीं, प्लान पूरा बन जाता है कि 1 महीने बाद ये हो जाएगा, 2 महीने बाद ये हो जाएगा, या फिर एक चीज नहीं हो सकता है जी, ऐसा तो संभव ही नहीं है जी। बिल्कुल सोचना छोड़ दो, है ना, शुरू कर दो। जब जागो तभी सवेरा, अभी से स्टार्ट कर दो और देखो 1-2 महीना 4 महीना देखो तो सही कि कितना होता है ना। पहले ही से अगर हम सोच के बैठ जाएंगे, किसी शायर ने कहा है ना कि कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं होती, कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं होती? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, तो एक पत्थर उछाल के तो देखो, प्रैक्टिकल कुछ करके देखो। पहले ही से सोच के बैठ जाएंगे। हालांकि मैं इससे एग्री नहीं करता हूं इस शायर से, क्योंकि आसमान में वैसे भी सुराग नहीं होती, या तो हुई पड़ी है। बट मेरा मतलब यह है सिर्फ कि एक प्रयास तो हम करें, पहले ही से सोच के नहीं बैठ जाए ना कि क्या होना है क्या नहीं होना। ठीक है, तो देखो ध्यान से, जैसे अभी आप खूब ध्यान से पढ़ाई कर रहे हो तभी तो यहाँ तक पहुंचे हो, समझ में आ रही है, नहीं तो कब के 1 मिनट के अंदर ही ऑफ करके साइड हो गए होते ना। तो ध्यान से समझिए, ये है हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ इज 36। सबसे पहले लेंथ इज 4 मीटर मोर देन द ब्रेथ, समझ में आ गई? लेट द ब्रेथ बी y, तो लेंथ क्या होगा? एंड लेंथ भी x। तो क्या कह रहा है? x इज इक्वल टू 4 मीटर मोर देन y, मतलब x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 कहता है ना प्यारे बच्चों। क्या समझने में कोई दिक्कत हुई? हम अगर लेंथ को x,
अच्छा देखो, जब दो चीजें मानना होता है ना तो हम अक्सर कंफ्यूज करते हैं किसको x किसको y मानो। हमेशा दिमाग में एक मंत्र बिठा लो, ये मंत्र दे रहा हूं, दोनों में से इमेजिन करना कि बड़ा कौन है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बड़ा कौन है, और जो बड़ा दिखे ना उसको x मान लो, क्वेश्चन थोड़ा आसान बन जाएगा। जैसे कई बार पिता की एज और बच्चे की एज में कंपैरिजन होता है, पिता की एज को x मानो, लेंथ और ब्रेथ में कंपैरिजन होती है, लेंथ को x मानो। कई बार आगे चलोगे तो ट्रेन का स्पीड होगा, फास्टर ट्रेन का स्पीड स्लोअर ट्रेन से इतना ज्यादा है, फास्टर ट्रेन को x मानो। ठीक है, बहुत सिंपल सा मंत्र, इसके अकॉर्डिंगली आप काम करिए, गलती नहीं होगी, मुश्किलात नहीं होगी। दूसरी बात कहता है कि हाफ द पेरीमीटर इज 36। पेरीमीटर का फॉर्मूला किस किस को याद है, बोलूं हाथ उठाओ, लेकिन उठाओगे तो हम देख कैसे पाएंगे। चलो थोड़ी सी हंसी मजाक के मूड में ही, हल्का फुल्का मूड में ही पढ़ाई करें, आसान बनेगा। पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है बेटा 2l प्लस बी, लेकिन 2l प्लस बी पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है ना, इसका बोला है हाफ इक्वल टू 36। मतलब कि इससे इसको कट कर देंगे तो l की जगह पे हमने x लिया हुआ है और ब्रेथ की जगह पे हमने y लिया हुआ है, तो a बन गया 36। ये दो इक्वेशन हमारे पास तैयार हो गया, और दोनों ही में कुछ भी नंबर नहीं है, दोनों के जो वेरिएबल्स है, वेरिएबल्स में कोई नंबर नहीं है, 2x या 3y या 4x या 8y, ऐसा नहीं है, तो सिंपल है। अब देखो यहाँ अगर मैं नोट कर लेता हूँ x माइनस वाई इक्वल टू 4 और x प्लस वाई इक्वल टू 36, तो प्यारे बच्चों ध्यान से समझो, इन दोनों इक्वेशन को अगर हम ऐड करेंगे ना तो एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, ये कट जाएगा सिर्फ प्लस करने पे, x प्लस एक्स 2x हो जाएगा, या 36 प्लस 4 40 हो जाएगा, तो x इक्वल टू 40/2, 40/2 इज 20। ठीक, अब पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, किसी में भी रख लो, तुम 2 में भी रख सकते हो, हमें 1 में थोड़ा आसान लगता है। x माइनस वाई इक्वल टू 4, तो x हमारे पास है 20 माइनस वाई इक्वल टू 4, तो माइनस वाई इक्वल टू 4 माइनस 20, उस तरफ जाके 20 माइनस होंगे तो ये माइनस 16 हो जाएंगे, माइनस वाई माइनस माइनस कैंसिल, वाई इक्वल टू 16। ठीक है, तो इसके बाद ये था, लेकिन आपको आंसर एक्स वाई में तो देना नहीं, इसने पूछा है कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन, एक्स वाई में देना नहीं है, तो आपको क्या लिखना है, लेंथ इक्वल टू 20, मीटर है कि सेंटीमीटर ये भी देख लेंगे हम एक बार, यहाँ मीटर है तो मीटर, और ब्रेथ इक्वल टू 16 मीटर। खत्म, डिफिकल्ट था क्या, नहीं ना, तो ये यहाँ के बाद इसको लिखा हमने। ठीक, तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आप अच्छी तरह एंजॉय कर रहे हैं पढ़ाई को। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे देखो प्यारे बच्चों कितना आसान है, एक बस दिया हुआ है, क्या, एक इक्वेशन दिया हुआ है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। क्या दिया है, 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, यह इक्वेशन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 में, और कह रहा है अगर इंटरसेक्टिंग लाइन हो, क्या हो, इंटरसेक्टिंग लाइन हो, तो जब इंटरसेक्टिंग लाइन होगा तो इसके लिए कौन सा इक्वेशन हम लेंगे, हर क्वेश्चन में हम एक ही काम करेंगे, फॉर इंटरसेक्टिंग लाइन a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होना चाहिए। तो नॉट इक्वल वाला मान लो यहाँ पे 3x लिख दो और यहाँ पे 2y लिख दो। अब 2/3 इज नॉट इक्वल टू 3/2, खत्म। c के जगह पे कुछ भी कर दो, मान लो 5। आपके पास ऑप्शन है, इसके अलावे भी कुछ लिख सकते हो। यहाँ पे 2/3 इज नॉट इक्वल टू 3/5, यहाँ भी 5 लिख सकते हो। यहाँ पर 2/3 नॉट इक्वल टू 3/10 भी लिख सकते हो। मतलब दिस बाई दिस इक्वल टू दिस बाई दिस नहीं होना चाहिए, तो इंटरसेक्टिंग लाइन हो गया। कोई डिफिकल्ट है क्या, नहीं। अब सेकेंड पॉइंट, सेकेंड में क्या कह रहा है, सेकेंड में कह रहा है यह
कि पैरेलल लाइन होना चाहिए, और पैरेलल लाइन कब होता है, जब तीनों ही इक्वल हो जाते हैं, दिस बाय दिस इक्वल टू दिस बाय दिस। अब ध्यान दो, इसका डबल कर दो 4x प्लस 3 2 जा 6y माइनस 8 2 जा 16 इक्वल टू 0, तीनों इक्वल कर दो, अब ये पैरेलल लाइन हो जाएगा, है ना। नहीं, पैरेलल लाइन के लिए इसको नहीं होना चाहिए, कोइंसिडेंट लाइन बन गया ऐसे, जब तीनों इक्वल हो गया तो इसका डबल ए किया, इसका डबल ए किया, तो इसका डबल नहीं होना चाहिए, 10 कर दो, अब ये पैरेलल लाइन बन जाएगा। a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, इस तरह की चीजें हो। थर्ड में देखो, थर्ड में वो चीज होना चाहिए था, जैसे 2x है, 2 3 जा 6x लिख दो, 3 3 जा 9y, तो ऑब्वियसली 8 3 जा 24 इक्वल टू 0। अब यह जो बनेगा कोइंसिडेंट लाइन बन जाएगा, तीसरा कोइंसिडेंट ही पूछा है ना, कोइंसिडेंट पूछा तो ये कोइंसिडेंट बन जाएगा। इज इट क्लियर ना, सिंपल। तो बस हमें इक्वेशन देना है और हमारा ये फंडा क्लियर होना चाहिए, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 को, तो फटाफट सारे प्रॉब्लम हो जाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो क्वेश्चन नंबर 7 करता हूं, फिर इसको ग्राफ से सॉल्व करने पड़ेंगे, कोई नहीं करेंगे अभी, करने पड़ेंगे तो करेंगे, ठीक है। चलो बहुत अच्छे, draw the graph for following x minus y plus 1 is equal to 0, x minus y plus 1 is equal to 0, ये था क्वेश्चन नंबर 7। तो x is equal to y minus 1, जब y को उधर ले जाएंगे तो ये माइनस है प्लस हो जाएगा, 1 को ले जाओगे तो माइनस 1 हो जाएगा। ग्राफ बना दो कम से कम 2, 3 आ गया, कोई बात नहीं है, y को जितना भी रखेंगे ना उससे एक कम x, जितना भी y को रखेंगे आप उससे एक कम x, है ना, x इक्वल टू वाई माइनस 1। और दूसरा इक्वेशन है 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0, 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। इसमें भी देखो हर जगह पे ये 3 है, यहाँ 2 है, चलो 2y इधर ही रख लेते हैं, तो ये बन जाएगा 12 माइनस 3x, y इक्वल टू 12 माइनस 3x बाई 2। आप किसी को भी उस तरफ ले जा सकते हैं x और y में से, और किसी भी दूसरे का वैल्यू सपोज कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हर बार मैं y को ही इधर लाऊं। अगर y हमें सिंपल 2 दिख रहा है ना, तो 2 से डिवाइड करना थोड़ा आसान है, तो x को इधर ले आया, क्या प्रॉब्लम है, कोई मुश्किल है क्या, नहीं ना। अब x और y, x की वैल्यू हम सपोज करेंगे, x की वैल्यू अगर हम 2 सपोज करते हैं तो 3 2 जा 6, 3 दूना 6 हो जाएगा, 12 में से 6 गया 6 बट्टे 2 3। x का वैल्यू अगर हम 0 मान के चलते हैं तो 12 में से कुछ भी नहीं जाएगा, 12 माइनस 0 इज 0 बाई 2 इज 6, 12 माइनस 0 इज 12 बाई 2 इज 6, राइट। x का वैल्यू यदि हम 4 मान लेते हैं बेटा, तो 4 तिया 12, 4 3 जा 12, 12 में से 12 गया 0 बाई 2 इज 0, तो ये दो हमारे पास बन गया फंडा। नेगेटिव में कुछ गया ही नहीं है, बस x गया है थोड़ा सा नेगेटिव में, y नेगेटिव में है ही नहीं, तो y को बिल्कुल नीचे ले लो यहाँ पर, और x का वैल्यू कहाँ तक गया बच्चा, x का वैल्यू पहला है 5, फिर 6, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे कर लो, यहाँ x लिखना है, इस तरफ x डैश लिखना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 बहुत है, यहाँ -1 -2, क्योंकि माइनस में y आ ही नहीं रहा है, y डैश 1 2 3 4 5 6 7 8, ये बन गया y। ठीक है प्यारे बच्चों, पहला देखो 5 और 6, 5 यहाँ पर है और a जाएगा 6 यहाँ पर, तो यह पॉइंट हो गया 5 6 का। ठीक है, दूसरा पॉइंट है 2 3 का, 2 यहाँ है प्यारे बच्चों और 3 यहाँ है, तो मुझे लगता है लगभग ए पॉइंट बन गया 2 3 का।
तीसरा पॉइंट है -1 0 का, वैसे 2 ही पॉइंट काफ़ी है, लेकिन -1 0 है भी, तो यहाँ कर दो -1 0, क्योंकि 0 मतलब इसी पे। तो यह स्केल की हेल्प से आप ऐसे करके ले आएंगे वैल्यू। ठीक, दूसरा इक्वेशन से जो हमारे पास वैल्यूज आया वो 0 3 है ना, तो 0 यहाँ पर है और 3 यहाँ पर है, तो यही 0 3 2 3 है, 2 3 ये हो गया। फिर 0 6 है, 0 यहाँ पे 6 यहाँ पे, ये वाला पॉइंट। और तीसरा है 4 0, 4 यहाँ और 0 यहाँ, तो यह वाला लाइन हो गया बच्चों। यह बन गया। अब इसने क्या बोला है, ध्यान दो, बोला है कि ये हमने ड्रॉ कर लिया। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड एक्स एक्सिस। अब गौर से देखो, अब यहां थोड़ा क्वेश्चन घुमा दिया। एक्स एक्सिस ये है ना, मैं ओवर राइटिंग कर रहा हूं आपके समझाने के लिए, और ये दोनों लाइन, एक लाइन तो ये था और दूसरा लाइन ये था। तो ध्यान से देखो, यह ट्रायंगल फॉर्म हो गया इन दोनों लाइन से और इस वर्टिसेस से। कौन सा ट्रायंगल? ये ट्रायंगल फॉर्म हुआ। तो इसका कोऑर्डिनेट, सबसे पहला कोऑर्डिनेट यहां लिखा हुआ भी है -1 और 0, पहला कोऑर्डिनेट। दूसरा कोऑर्डिनेट देखो प्यारे बच्चों, 4 और 0, ये क्या था, -1 0, दूसरा 4 0, और तीसरा कोऑर्डिनेट हमारे पास ये हो गया 2 3। ऊपर भी लिख सकते हो, जगह कम बन रहा है, इसको फ्रेश में लिख रहा हूं। आप इसके नीचे ही लिखेंगे, लेकिन हमारे पास जगह नहीं है तो मैं ऊपर लिख देता हूं, कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट formed by these line and x axis is equal to, पहला -1 0, दूसरा यहाँ पे आ गया 4 0, एंड तीसरा देखो 5 6। ये पॉइंट जो 3 आया ना बेटा, कोई भी पॉइंट आप पहले कोई भी बाद में लिख सकते हैं, लेकिन पॉइंट यही तीनों रहेगा। ठीक है बच्चों, इस तरह हमारा यह एक्सरसाइज खत्म हो गया, एक्सरसाइज 3.1। आशा करता हूं आप लोगों ने काफी इंजॉय किया होगा। कहीं कुछ समझने में दिक्कत है तो एक बार और वीडियो को चला के देख लेना, समझ में आ जाएगी, क्योंकि ये तो ऑलरेडी यूट्यूब पे अवेलेबल है, तो आपको बार बार मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। उम्मीद करता हूं आप अच्छी तरह समझ जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ खुश रहो, आबाद रहो, मस्त रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, कभी भी कोई टेंशन दिमाग पे मत आने दो। ठीक है बच्चों, मिलते हैं फिर 3.2 में अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।